हेलो। कैसे हो दोस्तों? सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट करके अपने आरएसआर चल रहे थे और आरएसआर में अपनी 2 क्लासें हो गई थी आधे आधे घंटे की। दोस्तों मैं कल क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ, और आज जो क्लास सुबह नहीं ले पाया समय पर, उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो सुबह मैं क्लास नहीं ले पाया उसके लिए, समय पर नहीं ले पाऊँ इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए आपका सिलेबस नहीं कराऊंगा। घबराने की किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि दोस्तों मैंने आरएसआर अगर प्रारंभ किए हैं तो दोस्तों इनको समाप्त भी करूंगा। और दोस्तों मैं तो ये जो अपना जुलाई का महीना है तो जुलाई जुलाई के अंदर अपने आरएसआर कंप्लीट भी करा देंगे, इसके पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करा देंगे। और कोशिश ये रहेगी कि जुलाई में भी जितना जल्दी हो सके उतना समय पर मैं करा पाऊँ। तो दोस्तों आरएसआर के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन जुलाई में इसको कंप्लीट कर लेंगे तो दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट पर एक सब्जेक्ट और पढ़ा दूंगा। अगर बीओ पढ़ना चाहोगे इसके बाद तो दोस्तों बीओ में आप समझना शानदार क्लास लेके आऊँगा, बीओ की भी शानदार क्लास लेके आऊँगा। और बीओ के अंदर दोस्तों लिमिटेड इतना हल्का मैटर कम मैटर लेके आऊँगा कि 25 में से आपको 15 से 16 क्वेश्चन शॉर्ट में पढ़ाऊँगा। 15 से 16 क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएंगे। बाकी तो दोस्तों मैं भगवान तो हूँ नहीं। तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। उन नियमों को आप एक एक नियम को समझ लें, उनको याद करने कर लें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये तो हो गया अपना सामान्य वित्तीय लेखा नियम की बात। और आरएसआर में दोस्तों अपन ने जो क्लास हुई है अपनी राजस्थान सेवा नियम, उसमें एक दिनेश शर्मा कोई अपना दोस्त है, उसने कमेंट किया है कि सर रिटायर होगा तो उसको उस दिन की उस कर्मचारी को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जिस दिन कर्मचारी रिटायर होगा उसको दिन की सैलरी मिलेगी नहीं या नहीं मिलेगी, या आपको मैं दूसरे नियम में कैसे बता दूं दोस्तों। ये आने वाले आगे के नियमों में आपको अपन ये पढ़ेंगे कि कब किसको सैलरी मिलेगी कब किसको नहीं मिलेगी। एक दूसरा किसी दोस्त ने, जितेंद्र कुमार ने एक क्वेश्चन किया है कि सर अपना जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके कर्मचारियों पर राजस्थान सेवा नियम लागू होंगे या नहीं, उसके अध्यक्ष और सदस्यों पर लागू होंगे या नहीं। तो दोस्तों उसके अध्यक्ष और सदस्यों पर राजस्थान सेवा नियम लागू होंगे, क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान जब तक लागू होंगे तब तक उसके स्वयं के सेवा नियम बने हुए नहीं है या नहीं है, ये आपको देखना होगा। अगर उसके स्वयं के सेवा नियम बने हुए नहीं है तो जो अपन ने जो जो पॉइंट पढ़े कि इन पर लागू नहीं होगा, इनके अलावा अगर आपको कोई भी ऑप्शन में उत्तर दिखाई दे तो आपको ये मानना है कि उस पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होगा। नहीं होगा, सॉरी, उस पर राजस्थान सेवा नियम लागू होगा। और जो अपन ने अपवाद में पढ़े थे कि इन पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते, वो अपवाद में से जो पॉइंट अपन ने लिखे हैं वो पॉइंट आपको याद करने हैं। उनके अलावा अगर आपको पॉइंट अदर कोई पॉइंट मिलता है तो उस पर आप मान के चलना राजस्थान सेवा नियम लागू होगा। तो अधीनस्थ बोर्ड के कर्मचारियों पर और अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों पर राजस्थान सेवा नियम लागू होंगे। ये मैं किस हिसाब से कह रहा हूँ, मैंने ये कंफर्म नहीं किया है कि अधीनस्थ बोर्ड के स्वयं के कोई सेवा नियम बने हुए हैं नहीं बने हुए। राजस्थान में दोस्तों बहुत सारे बोर्ड गठित कर रखे हैं राज्य सरकार ने। जैसे अभी युवा बोर्ड गठन करने की बातें चल रही है, बहुत सारे समाज के बोर्ड गठित कर रखे हैं। तो दोस्तों उनके लिए कुछ अलग नियम बने हुए हैं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपन ने अपवाद में आरपीएससी पढ़ा, तो ऑप्शन में अगर आरपीएससी हो, सदस्य और अध्यक्ष हो, तो आप मान के चलना कि उस पर लागू नहीं होता है। दोस्तों ये तो हो गई अपनी आपके कंफ्यूजन को दूर करने की बात। अब अपन दोस्तों राजस्थान सेवा नियम आपके जुलाई महीने में, मैं जुलाई अंतिम तक इसलिए लेके चल रहा हूँ कि दोस्तों मेरे दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, तो मैं उनकी थोड़ी सेवा में उपस्थित रहना पड़ता है मुझे। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको जुलाई एंड तक का पूरा समय ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पूरी जुलाई लूंगा, इसमें जितना हो सके उतना जल्दी कराने की कोशिश लूंगा। और अगस्त के अंदर अपन एक और सब्जेक्ट करा देंगे। तो दोस्तों जो अपनी क्लास नहीं हुई कल, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और दोस्तों क्षमा कब मिलती है? जब क्षमा तब मिलती है जब अपन उस गलती को सुधारते हैं। तो दोस्तों मैं आज वो गलती सुधार रहा हूँ, और अपने जो राजस्थान सेवा नियम है, राजस्थान सेवा नियम की आज आपको 2 क्लास उपलब्ध कराऊंगा। इस क्लास को भी मैंने थोड़ा बड़ा करने का प्रयास किया है ताकि अपनी कल वाली रिकवरी हो जाए। तो दोस्तों अपन एक एक नियम को आराम से समझते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
तो दोस्तों अब एक एक नियम को समझिए। आज की क्लास में दोस्तों अपन शानदार क्लास लेके आ रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक भी नियम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरा प्रयास है। और दोस्तों मुझे लग रहा है जहां तक कि मैं प्रयास में सफल होता जा रहा हूं। तो दोस्तों एक एक नियम अपन देखते हैं प्रारंभ से। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये तो अपनी फेयर स्लाइड्स है आपके सामने, लेकिन अपन दोस्तों रफ स्लाइड्स में एक एक नियम को समझेंगे। फिर उसके बाद आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लेना सभी का एक साथ में। तो सबसे पहले तो अपन नियम संख्या, दोस्तों मानव के जिंदगी में 7 से 8 कर्तव्य होते हैं। इस प्रकार से आप इस नियम को याद रख सकते हैं कि मानव के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 7-8 कर्तव्य होते हैं। माता पिता के प्रति कर्तव्य, बच्चों के प्रति कर्तव्य, दूसरा तीसरा स्वयं के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, बच्चों के प्रति कर्तव्य, भगवान के प्रति कर्तव्य, चार चार बता दिए। पांचवा कौन सा हो गया? समाज के प्रति कर्तव्य। छठा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। और सातवां आप एक दो कर्तव्य और लगा सकते हैं। तो दोस्तों तो अपने मानव जीवन के कितने कर्तव्य होते हैं? 7 से 8 कर्तव्य होते हैं। तो 7-8 में किसका दे रखा है? कर्तव्य की बात की गई है। ये याद करने के लिए मैंने आपको कुछ बात बताई है, ये नियमों में नहीं है। तो नियम संख्या 7-8 यानी कि 7-8। नियम 7-8 किससे संबंधित है? कर्तव्य से संबंधित है। सरकारी कर्मचारी जो नियुक्त होता है उसके कर्तव्य के संबंध में कौन सा नियम है? 7-8। तो मानव जीवन के कितने कर्तव्य होते हैं? तो 7-8 कर्तव्य होते हैं, यानी कि नियम संख्या 7 सब सेक्शन 8 में इसका वर्णन किया गया है। कर्तव्य यानी कि ड्यूटी। तो दोस्तों ये ड्यूटी को परिभाषित क्यों किया गया है? दोस्तों सामान्य राजस्थान सेवा नियम में ड्यूटी को परिभाषित इसलिए किया गया है कि दोस्तों कब व्यक्ति दायित्व पर माना जाए, कब व्यक्ति ड्यूटी पर माना जाए, और कब व्यक्ति को अवकाश पर माना जाए, कब व्यक्ति को की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कब कब होती है? जब दोस्तों कोई इमरजेंसी हो गई और व्यक्ति को बुलाना आवश्यक है ड्यूटी पर, वो कहता है कि मेरा तो अब ड्यूटी नहीं है, तो ऐसा नहीं कह पाए, तो इसलिए उसको ड्यूटी पर कर्तव्य कब कब कर्तव्य माना जाएगा, कब कब नहीं माना जाएगा, ये निर्धारण करने के लिए एक दूसरा कोई दुर्घटना होती है तो दोस्तों ड्यूटी पर दुर्घटना हुई या नहीं हुई, ये तय करने के लिए भी कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। तीसरा दोस्तों सैलरी देने के लिए कि व्यक्ति को सैलरी दी जाए नहीं दी जाए, इस समय की इस समय वह कर्तव्य माना जाए या नहीं माना जाए, तो इन सब बातों का समाधान करने के लिए कर्तव्य की परिभाषा दी गई है। कब दी गई है दोस्तों? कर्तव्य तो जीवन में 7-8 होते हैं, तो नियम संख्या 7-8 में, सब सेक्शन 8 में इसके कर्तव्य दिए गए हैं। अब एक एक पॉइंट को अपन समझेंगे कर्तव्य को। दोस्तों यदि दोस्तों परीक्षा दिन यानी प्रोवेशन के समय, परीक्षा दिन प्रोवेशन के समय अथवा शिक्षार्थी के रूप में दी गई सेवा जो तुरंत तुरंत बाद
तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट अपन ने कर्तव्य का पढ़ा। कर्मचारी कर्तव्य पे दोस्तों परिवीक्षकाधीन कौन सा कर्मचारी होता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होता है। जब राजकीय सेवा में आप जूनियर अकाउंटेंट के रूप में आपकी नियुक्ति पूरी हो जाएगी तो दोस्तों प्रारंभ का 2 वर्ष का समय समय आपका क्या होगा, प्रोवेशन का पीरियड होगा। प्रोवेशन यानी परिवीक्षाधीन होगा। इसमें दोस्तों आपको प्रोवेशन का पीरियड होगा। इसमें आप स्थायी नहीं रहता कर्मचारी, एक तरह से आपका प्रशिक्षण का समय माना जाता है, प्रशिक्षण का समय। तो दोस्तों जब आप प्रारंभ में जूनियर अकाउंटेंट के रूप में आपकी नियुक्ति होगी तो 2 वर्ष के समय को आप खुद बोलोगे। और आपने खूब सुना होगा कि प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, उसका परिवीक्षाधीन पीरियड चल रहा है। तो दोस्तों जब भी किसी सरकारी कर्मचारी की प्रारंभ में नियुक्ति होती है तो 2 वर्ष का समय उसका पर्यवेक्षकाधीन प्रशिक्षण का होता है, यानी कि पर्यवेक्षकाधीन प्रोबेशन पीरियड होता है। उस समय में उसको एक अलग सैलरी दी जाती है। प्रोबेशन पीरियड जैसे ही समाप्त होगा कर्मचारी को क्या कर दिया जाता है, स्थायी कर दिया जाता है। और जब प्रोविजन पीरियड के बाद कर्मचारी स्थायी होता है तो उसको सैलरी लगभग डबल हो जाती है। दोस्तों लगभग डबल हो जाती है जो प्रोविजन पीरियड में मिलती है उससे। तो दोस्तों कर्तव्य पे माना जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है जब कर्मचारी का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको कर्तव्य पे नहीं माना जाएगा। दोस्तों जब आप राजकीय सेवा में नियुक्त हो जाओगे 2 वर्ष प्रारंभ के आपके प्रोबेशन पीरियड पे होंगे तो भी आप क्या माने जाओगे, कर्तव्य पे माने जाओगे। तो दोस्तों पर्यवेक्षकाधीन प्रोबेशन के रूप में दी गई सेवा दे रहे हो, 2 वर्ष तक प्रोबेशन में जो सेवा देनी होती है तुरंत बाद आपको स्थायी रूप में नियुक्त किया जाएगा। जैसे ही प्रोविजन पीरियड पूरा करोगे आप स्थायी नियुक्ति हो जाएगी। जैसा आपके जूनियर अकाउंटेंट कोई भी राजकीय सेवा उस सब में होता है ऐसा। तो परंतु बाद में स्थायी रूप में आपको नियुक्ति की जाएगी और पर्यवेक्षकाधीन या प्रोविजन के रूप में आप ड्यूटी दे रहे हैं तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, ड्यूटी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रोविजन पीरियड जो होगा, प्रोविजन का समय जो होगा 2 वर्ष का, ये भी ड्यूटी के अंतर्गत माना जाएगा, कर्तव्य में माना जाएगा। तो दोस्तों एक पॉइंट अपन ने समझा। आप दूसरा पॉइंट समझिएगा, पद भार ग्रहण अवधि। दोस्तों पद भार ग्रहण अवधि जब किसी कर्मचारी का क्या होता है, स्थानांतरण होता है एक स्थान से दोस्तों जब किसी कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, पदभार ग्रहण करने के लिए उसको समय दिया जाता है। जैसे स्थानांतरण दोस्तों किसी कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर राजकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर होते रहते हैं। जब उनके ट्रांसफर होते हैं, उनका स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे स्थान पर, तो दोस्तों उनको पदभार ग्रहण करने के लिए अवधि दी जाती है, समय दिया जाता है कि अगले पद पर, अगले स्थान पर, पद पर आप इतने तारीख सुबह 7 बजे तक उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से आदेश जारी करके उसको पदभार ग्रहण अवधि दी जाती है, समय दिया जाता है। तो पदभार ग्रहण अवधि के अंतर्गत भी वो व्यक्ति कर्तव्य पर, ड्यूटी पर माना जाएगा। ये पदभार ग्रहण अवधि क्यों दी जाती है दोस्तों, स्थानांतरण हो गया किसी व्यक्ति का, मान लीजिए जयपुर से स्थानांतरण हो गया और उसका चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया किसी सरकारी कर्मचारी को, तो दोस्तों वहां से वहां जाने में भी उसको समय लगेगा। जो व्यवस्थाएं उसने यहाँ पे सेटल कर रखी थी, जो मकान ले रखा था, जो सामान था, सभी को स्थानांतरण में समय लगेगा। तो उसको कुछ समय पदभार ग्रहण अवधि के रूप में दिया जाता है, तो वो उसकी ड्यूटी के कर्तव्य के अंतर, ड्यूटी के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो नियम संख्या 7 के अपन ने दूसरा पॉइंट देख लिया। 7-8 कर्तव्यों के दूसरा पॉइंट देख लिया। अवकाश ले लौटने वाला कर्मचारी अगला पॉइंट है। जब दोस्तों कोई कर्मचारी अवकाश पर गया हुआ है तो वो तो दोस्तों कर्तव्य में नहीं माना जाता, लेकिन अवकाश से लौटने वाला कर्मचारी अगर वापस आया है तो जब वो कार्य ग्रहण करेगा, दोस्तों जब वो कार्य ग्रहण करेगा
जब दोस्तों अवकाश से लौटने वाला कर्मचारी क्या करेगा, कार्य ग्रहण करेगा, तो दोस्तों वो जिस समय कार्य ग्रहण करेगा, यानी कि जिस समय वो रजिस्टर में आके हस्ताक्षर करेगा, मान लीजिए स्कूल 7 बजे लगती है, 2 दिन की छुट्टी पर कोई कर्मचारी था, अगले दिन 7 बजे आके स्कूल में जब रजिस्टर में हस्ताक्षर होते हैं तो दोस्तों उसके आगे समय लिखा हुआ जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी होता है जो वो कहीं पर भी ड्यूटी पर अपॉइंटमेंट है तो उसका दोस्तों सुबह ड्यूटी पर आने का समय अंकित किया जाता है, उसके अटेंडेंस रजिस्टर में ड्यूटी पर आने का समय अंकित किया जाता है। तो उस समय से वो दोस्तों कार्य पदभार ग्रहण यानी कि ड्यूटी पर समझा जाएगा, कर्तव्य पर समझा जाएगा। अवकाश से लौटने वाले कर्मचारी के संबंध में अपन ने देखा तीसरा पॉइंट। अब अपन देखेंगे चौथा पॉइंट। दोस्तों प्रतिदिन व्यक्ति कर्तव्य पर कब माना जाएगा, जब उपस्थित कार्यालय में उपस्थित कहाँ होगा, कार्यालय में उपस्थित होगा उस समय से कार्यालय छोड़ने तक। दोस्तों कार्यालय में उपस्थित होने से लेकर के कार्यालय को छोड़ने तक के लिए, कार्यालय में उपस्थित होने से लेकर कार्यालय को छोड़ने तक प्रतिदिन कर्मचारी किस पे माना जाएगा, ड्यूटी पर माना जाएगा। जब दोस्तों कार्यालय में उपस्थित होता है, सुबह पहुंचता है, हस्ताक्षर करता है, जब कार्यालय छोड़ता है तो भी उसका अटेंडेंस रजिस्टर, कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर होता है, उसके अंतर्गत जाता है, तो जाते समय भी हस्ताक्षर करके और समय लिखता है उसके आगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से जब वो आया था उस समय से लेकर जब वो वापस कार्यालय से जाता है तो प्रतिदिन उस समय में वो ड्यूटी पर माना जाएगा, ड्यूटी पर माना जाएगा। अपन ने 4 नंबर पॉइंट देखा। अब अगला पॉइंट देखेंगे 5 नंबर। राज्य सरकार अगर कोई विशेष आदेश दे, दोस्तों राज्य सरकार क्या करती है, विशेष आदेश देती है और क्या कहती है, कहती है कि प्रशिक्षण, किसी प्रशिक्षण की अवधि को, प्रशिक्षण अवधि को कर्तव्य घोषित करे। तो दोस्तों राज्य सरकार कोई भी विशेष आदेश देश के, दोस्तों राज्य में राज्य सरकार सर्वे सर्वा होती है, राज्य सरकार बिल्कुल प्रमुख होती है। कोई भी निर्णय होता है राज्य सरकार ले सकती है, किसी भी कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार कोई भी आदेश दे सकती है। तो दोस्तों प्रशिक्षण की अवधि होती है, कहीं पर भी प्रशिक्षण ले रहा है भारतवर्ष में कोई कर्मचारी, कहीं पर भी किसी भी चीज का प्रशिक्षण ले रहा है, उस अवधि को राज्य सरकार विशेष आदेश जारी करके क्या घोषित कर सकती है, कर्तव्य घोषित कर सकती है। ये राज्य सरकार के अधिकार की बात हो गई। अब दोस्तों कोई विद्यार्थी है और वो किसी विश्वविद्यालय में, दोस्तों किसी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और जैसे ही प्रशिक्षण समाप्ति कोई विद्यार्थी है जो किसी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में और किसी विद्यालय में क्या कर रहा है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और प्रशिक्षण समाप्ति पर उसको स्थायी रूप से कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो वो व्यक्ति जब उसका प्रशिक्षण समाप्त होगा, प्रशिक्षण जैसे ही समाप्त हो गया, प्रशिक्षण समाप्ति के बाद स्थायी नियुक्ति के मध्य कर्तव्य पर माना जाएगा। दोस्तों कर्तव्य पर माना जाएगा, प्रशिक्षण जैसे ही समाप्त होगा। तो दोस्तों कोई विद्यार्थी है जो किसी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में, किसी विद्यालय में क्या है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये पूर्व से निर्धारित
पूर्व निर्धारित है कि वो प्रशिक्षण जैसे ही कंप्लीट करेगा तो प्रशिक्षण समाप्त होते ही कि उसको स्थायी रूप से कर्मचारी, राज्य कर्मचारी के रूप में नियुक्ति मिल जाएगी। तो वो प्रशिक्षण समाप्ति की अवधि से लेकर के जिस दिन उसका प्रशिक्षण समाप्त होता है और उसके बाद जब उसको स्थायी नियुक्ति दी जाती है, उसके मध्य का समय जो होगा वो भी उसका कर्तव्य माना जाएगा। और तो दोस्तों ये ऐसा सामान्यतः डॉक्टरी प्रोफेशन में होता है। ये सामान्यतः डॉक्टरी प्रोफेशन में होता है। विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज से पीजी करता है और वहाँ पे उसका क्या चलता है, प्रशिक्षण खर्चा चलता है, वहाँ पे उसका प्रशिक्षण चलता है। फिर वो प्रशिक्षण के बाद उसको उसी मेडिकल कॉलेज में, प्रशिक्षण के बाद उसी मेडिकल कॉलेज में, मान लीजिए ऐसा आजकल तो टेस्ट होने लग गए हर चीज में, लेकिन पहले ऐसा होता था प्रशिक्षण जैसे ही समाप्त करता था तो स्थायी नियुक्ति कर दी जाती थी। जिस मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रहा था उसी में उसको डॉक्टर लगा दिया जाता था। तो ये स्थायी नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी, तो प्रशिक्षण समाप्ति के बाद स्थायी रूप से नियुक्ति होने के समय से लेकर प्रशिक्षण समाप्ति से लेकर जब उसकी नियुक्ति होती है तो मध्य का समय भी उसका कर्तव्य में माना जाएगा। और ऐसा दोस्तों सेना में भी देखने को मिलता है। जब दोस्तों सैनिक अपना कंप्लीट कर लेता है, प्रशिक्षण पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो उसको 15-20 दिन के अवकाश पर घर भेजा जाता है। उसके बाद उसकी स्थायी नियुक्ति होती है। तो वो जैसे ही प्रशिक्षण समाप्त करता है उसी दिन से उसकी ट्रेनिंग समाप्त समझी जाती है और उसको स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य माना जाता है और कर्तव्य पर माना जाता है। तो ये अपन ने पढ़ा नियम संख्या 7-8 कर्तव्यों वाला। और इसके बाद में अपन ने 7वां पॉइंट देखा। अब अपन 8वां पॉइंट देखेंगे इसी नियम का। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति होती है, पहली बार किसी कर्मचारी की क्या हुई है, नियुक्ति हुई है, और दोस्तों उसको आदेश दिया गया है निर्धारित स्थान पर आने का, अधिकारियों के आदेश पर। दोस्तों ये प्रथम नियुक्ति होती है किसी कर्मचारी की और निर्धारित स्थान पर किसी कर्मचारी की पहली बार नियुक्ति की गई है और निर्धारित स्थान पर वो उपस्थित हो जाता है अधिकारी के आदेश पर, जहाँ पे उसको उपस्थित होने का आदेश दिया गया था जिस कार्यालय में। तो दोस्तों उपस्थिति वाले दिन से लेकर के जब तक उसको विशिष्ट पद पर नहीं लगाया जाता तब तक के बीच के पीरियड में भी वो किस पे माना जाएगा, कर्तव्य पर माना जाएगा। दोस्तों कर्तव्य पर माना जाएगा। तो दोस्तों ये प्रथम नियुक्ति होती है। दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा जब शिक्षा विभाग में किसी की नियुक्ति कर दी जाती है और उसको आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि आपको जिला मुख्यालय पर अगले आदेश तक। दोस्तों जब कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे विभागों में ऐसा होता है, ऐसा आदेश जारी होता है कि आपका निम्नलिखित स्थान पर आपकी नियुक्ति की जाती है। जब तक अगला आदेश प्राप्त नहीं हो तब तक आप निम्नलिखित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। शिक्षा विभाग जिला मुख्यालय पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करावें, तब तक आपकी स्थायी रूप से आपका विशिष्ट पद पर नियुक्ति नहीं होती है। तो दोस्तों जब जिस दिन वो वहां पे जाके उपस्थित हो जाएगा और जिस दिन वो जाके उपस्थित हो जाएगा निर्धारित स्थान पर, और जब तक उसके विशिष्ट पद पर नहीं लगाया गया तब तक का समय भी उसका क्या माना जाएगा, कर्तव्य पर माना जाएगा। ऐसा दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में होता है कि उसको हेडक्वार्टर पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है और ये कहा जाता है कि इसके बाद में आप अगले आदेश तक यहाँ पे इतने तारीख से उपस्थिति दर्ज करावें। कई बार शिक्षा विभाग में भी जिला स्तर पर डीओ ऑफिस में
डीओ ऑफिस में नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि इतने तारीख से आप डीओ ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें, तब तक ये आपको विशिष्ट पद पर नियुक्त नहीं किया जाए। ऐसे आदेश जारी होते हैं जब एपीओ करते हैं ना किसी कर्मचारी को, तब भी इस प्रकार के ये आदेश जारी होते हैं कि जब तक आपका अगले यहाँ से आपको मुख्यालय उपस्थित होने के आदेश दिए जाते हैं और जब तक आपको अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक आप या मुख्यालय पर उपस्थिति दर्ज करावें। तो एपीओ जिसको बोला जाता है उसके मामले में भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, प्रथम नियुक्ति के समय निर्धारित स्थान पर आदेशों के आधार पर व्यक्ति उपस्थित हो जाता है। तो जब तक उसको विशिष्ट पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक वो व्यक्ति भी कर्तव्य पर माना जाएगा वहां पे नियुक्ति के स्थान पर। अब अपन देखो दोस्तों देखेंगे इसका 8 पॉइंट अपन ने देख लिया। अब राज्य कर्मचारी के संबंध में अब अगला अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 9। दोस्तों, राज्य सरकार राज्य कर्मचारी है और उसको कोई अनिवार्य विभागीय दोस्तों, राज्य का कोई कर्मचारी है और अनिवार्य उसके विभाग से संबंधित समय समय पर कोई परीक्षाएं आयोजित की जाती है। बहुत सारे विभागों में विभागीय परीक्षाएं आयोजित किया जाती हैं। एयरफोर्स में भी है दोस्तों, ऐसा देखने को मिलता है। और बहुत सारे विभागों में समय समय पर विभागीय परीक्षाएं आयोजित की जाती है और उनमें उनको उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। उत्तीर्ण होना क्या होता है? आवश्यक होता है। तो विभागीय परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो दोस्तों, राज्य कर्मचारी है कोई, उसको विभागीय परीक्षा में बैठना क्या हो, अनिवार्य हो या तो अगर अनिवार्य नहीं है, ऐसा मामला है, ऐच्छिक है, ऐच्छिक है विभागीय परीक्षा में बैठना ऐच्छिक है कि किसी मान लीजिए किसी विभाग के अंतर्गत पदोन्नति के लिए उसको उससे ऊपर के पद पर प्रमोशन के लिए कोई ऐच्छिक परीक्षा है कि कोई विभागीय कर्मचारी परीक्षा देना चाहे तो दे सकता है। तो ऐच्छिक परीक्षा पर बैठने की क्या दे दी जाए? अनुमति दे दी गई है। ऐच्छिक परीक्षा कोई अनिवार्य विभागीय परीक्षा है जिसमें बैठना ही आवश्यक हो, तो या फिर ऐच्छिक परीक्षा है उसको क्या दे दी गई है? अनुमति दे दी गई है परीक्षा में बैठने की। तो दोनों ही मामले में क्या होगा? परीक्षा का समय, आने जाने का समय, परीक्षा स्थल पर दोस्तों जिस स्थान पर परीक्षा होनी है उस स्थान पर आने जाने का समय और परीक्षा का समय, ये दोनों ही किस में माने जाएंगे? ये दोनों ही कर्तव्य में माने जाएंगे। इस टाइम पे वो कर्तव्य में माना जाएगा। अब अपन ने 9 पॉइंट्स पढ़े। 7-8 दायित्व होते हैं। तो दायित्व की परिभाषा किस में दे रखी है? मानव के 7-8 दायित्व होते हैं, तो 7-8 में दे रखी है। और इसका अपवाद अपन पढ़ेंगे। अब अपवाद है एक। अपवाद क्या कहता है दोस्तों? कोषागारों का दोस्तों कार्यभार ग्रहण समय, कोषागारों का कार्यभार ग्रहण समय अगर कहाँ पे है? जोधपुर या जयपुर, 7 दिन का अधिकतम दिया जाता है। दोस्तों, कोषागारों का कार्यभार ग्रहण समय अधिकतम 7 दिन का दिया जाएगा। यदि जोधपुर और जयपुर के कोषागार में किसी व्यक्ति का स्थानांतरण होता है तो वहां पे 7 दिन का अधिकतम कार्यभार का समय दिया जाएगा। और जिला कोषागार है, अन्य जिला स्तर पर जो भी कोषागार है वहां पे कार्यभार ग्रहण का 3 दिन का समय, 3 दिन का समय कार्यभार ग्रहण समय कहलाएगा उसका। 3 दिन का समय अधिकतम कार्यभार, ये अधिकतम है दोस्तों। अधिकतम 3 दिन का कार्यभार ग्रहण समय कहलाए दिया जाएगा जिला
कोषागार के मामले में, और जोधपुर और जयपुर के कोषागार में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो उसको 7 दिन का अधिकतम कार्यभार ग्रहण समय दिया जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों, अपने को अपवाद पढ़ लिया इस नियम का। तो नियम, अब अगला नियम देखेंगे अपन। सेवन 9, और ये दोस्तों किसके संबंध में है? शुल्क के संबंध में है, फी। दोस्तों ये शुल्क के संबंध में है, नियम संख्या 7 का सबसेक्शन 9 शुल्क के संबंध में है। शुल्क कब मानी जाएगी, यानी कि फीस कब मानी जाएगी? तो राज्य तो दोस्तों ये 3 मामले हो गए। पहला तो मामला हुआ राज्य सरकार, दूसरा भारत सरकार, तीसरा अन्य राज्य सरकार। तो दोस्तों इन तीनों के अलावा अन्य, इन तीनों की संचित निधि के अलावा इन तीनों की संचित निधि के अलावा अन्य स्रोत से आवर्तक, अनावर्तक भुगतान प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों शुल्क कब मानी जाएगी? शुल्क दोस्तों जब मानी जाएगी किसी कर्मचारी को संचित निधि से, तो दोस्तों उसको वेतन और मानदेय प्राप्त होता है, तो राज्य सरकार, भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार की संचित निधि के अलावा अन्य स्रोत से उसे आवर्तक यानी कि बार बार हर मंथली, या अनावर्तक यानी कि कभी कभार कोई भुगतान प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अशासकीय संस्था। दोस्तों शासकीय संस्था कौन सी है? जो अपनी राज्य सरकार की सभी संस्थाएं शासकीय संस्थाएं, भारत सरकार की संस्थाएं शासकीय संस्थाएं। तो अशासकीय संस्था से अगर उसको कोई भुगतान प्राप्त होता है, राज्य सरकार, भारत सरकार, अन्य राज्य सरकार की संचित निधि के अलावा अन्य स्रोत से उसे आवर्तक यानी कि बार बार, अनावर्तक यानी कि उसको एक मुश्त एक बार भुगतान प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अन्य संस्था। स्रोत कौन सा है? शासकीय संस्था से प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों? शुल्क कहलाएगी, फी कहलाएगी। तो ये तो दोस्तों हो गया अपना नियम 7-9। अब इस शुल्क के भी कुछ अपवाद दे रखे हैं कि व्यक्ति को, जो राजकीय कर्मचारी है, उसको सैलरी के अलावा अगर निम्नलिखित चीजों से अगर उसको इनकम प्राप्त होती है तो वो शुल्क में शामिल नहीं होगी। दोस्तों व्यक्ति को तनख्वाह प्राप्त होती है, वो संचित निधि से प्राप्त होती है, तो वो तो शुल्क नहीं है, वो तो उसकी तनख्वाह है। और सैलरी के अलावा उसको अगर वो निम्नलिखित आय कोई प्राप्त होती है तो शुल्क के अपवाद, शुल्क पे के अपवाद में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे संपत्ति से आय, दूसरा मकान किराया से आय, तीसरा जमाओं पर ब्याज। 3 चीजें हुई। संपत्ति से अगर कोई आय प्राप्त होती है किसी राजकीय कर्मचारी को तो वो शुल्क नहीं माना जाएगा। उसने कोई मकान अपना किराए पे दे रखा, उससे आय प्राप्त होती है तो उसको भी फीस नहीं माना जाएगा। और जमाओं, उसकी बैंक में कोई पैसे जमा करा रखे हैं तो जमाओं से उसको ब्याज प्राप्त हो रहा है तो उसको भी उसकी शुल्क में शामिल नहीं किया जाएगा। और अगला दोस्तों साहित्य संस्कृति, साहित्य के संबंध में, संस्कृति के संबंध में, या फिर कलात्मक पर्यटन करता है से क्या होता है? आय प्राप्त होती है।
कलात्मक प्रयत्नों से कोई उसको आय प्राप्त होती है दोस्तों, उसको कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना आता है, कोई संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम करना आता है, कोई कला आती है, और वो उस कला का प्रदर्शन करके राज्य के कर्मचारी अगर कोई आय प्राप्त करता है तो दोस्तों शुल्क नहीं मानी जाएगी, शुल्क नहीं मानी जाएगी। तो ये दोस्तों इसका अपवाद है। तो शुल्क क्या क्या कर्मचारी को किन चीजों से आय प्राप्त होगी तो उसको शुल्क में शामिल नहीं किया जाएगा। उसको कोई उसकी संपत्ति से आय प्राप्त हो रही है, मकान किराए से आय प्राप्त हो रही है, जमाओं पर ब्याज से आय प्राप्त होती है, साहित्य से, संस्कृति से, कलात्मकता से प्राप्त होती है, और अनुपार्जित आय, जो अनुपार्जित यानी कि जो अभी कमाई नहीं गई है, ऐसी आय जो उपार्जित नहीं हुई है, क्रूड नहीं हुई है, तो अनुपार्जित आय जो भविष्य में उसको आय होगी, तो ऐसी आय को भी शुल्क में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों किन किन बातों को आय में शुल्क में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक प्रयत्नों से आय प्राप्त करता है, तो इसमें दोस्तों क्या नहीं होना चाहिए, सेवा काल में प्राप्त, उसके सेवा के दौरान ज्ञान का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये इसलिए कहा गया है सेवा काल में प्राप्त ज्ञान का उपयोग नहीं होना चाहिए। यानी कि को दोस्तों कोई शिक्षक है, ये कह दे कि मेरे को तो पढ़ाने की कला है और वो ट्यूशन कराता है, तो दोस्तों वो फीस में माना जाएगा, क्योंकि उसने दो सेवा काल के अंदर ज्ञान प्राप्त किया है, वो ट्यूशन के रूप में पढ़ा रहा है, तो वो फीस में माना जाएगा। तो सेवा काल में प्राप्त ज्ञान का उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर सेवा काल में प्राप्त ज्ञान का अगर उपयोग हो रहा है तो वो क्या माना जाएगा, शुल्क में माना जाएगा। और शुल्क में जैसे कोई डॉक्टर है तो वो भी दोस्तों अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है, तो वो शुल्क के रूप में माना जाएगा अगर वो ऐसा करता है। तो अब दोस्तों इसके अगला पॉइंट अपन देखेंगे। हालांकि डॉक्टरों को तो ये छूट दी गई है, लेकिन शिक्षक का होता है जो राजकीय सेवा में, उसको ट्यूशन कराने का अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों उसको अगर वो किसी को ट्यूशन कराता है और पैसे प्राप्त करता है, तो वो क्या कर रहा है, राजकीय सेवा में प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर रहा है, तो उस शुल्क में शामिल किया जाएगा। अब इसके बाद अपन अगली परिभाषा देखेंगे। विदेशी सेवा, विदेशी सिख सेवा यानी कि फॉरेन सर्विस में, विदेशी फॉरेन सर्विस में कब माना जाएगा कोई राज्य कर्मचारी, तो राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ते प्राप्त नहीं करता है। दोस्तों राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ते प्राप्त नहीं करता है, यानी कि भारत सरकार की संचित निधि से या अन्य कोई भी सरकार की संचित निधि से वेतन भत्ते प्राप्त करता है, तो वो विदेशी सेवा में कहलाएगा। तो राज्य सरकार की संचित निधि से जो वेतन भत्ते प्राप्त नहीं करता वो विदेशी सेवा में कहलाएगा। अब नियम संख्या 711, नहीं दोस्तों 711 देखने से पहले अपन एक नियम और देखेंगे, नियम संख्या 710A। और ये किसकी परिभाषा देता है दोस्तों, ये राजपत्रित, अब दोस्तों ये राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा दी गई है। और राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम में पढ़ चुके हैं। अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी हो यानी IAS हो, वो राजपत्रित अधिकारी कहलाएगा। दूसरा दोस्तों RAS हो, RAS हो, RAS किसको माना गया दोस्तों, इसमें RAS हो यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिनियम 1958 की अनुसूची 1 में, अनुसूची फर्स्ट में दोस्तों राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम 1958 की अनुसूची 1 में वर्णित पद में है, जो यानी कि RAS एक तरह से। ये दोस्तों ये अनुसूची के बारे में अपन ने जो फेयर स्लाइड है उसमें लिख रखा है, तो वहां से आप इसको नोट करना चाहो तो तब फेयर स्लाइड में से कर लेना। तो RAS हो गया, IAS हो गया, और जिसको राज्य सरकार, जिस पद को, किसको, राज्य सरकार किसी भी पद को क्या कर दे,
राजपत्रित किसी भी पद को राज्य सरकार क्या करे, किसी भी पद को क्या कर दे, राजपत्रित घोषित कर देगी, तो वो भी क्या होगा, राजपत्रित अधिकारी होगा। और तीसरा पॉइंट, राजपत्रित के पद, राजपत्रित के पद पर नियुक्त कर दिया जाए किसी व्यक्ति को कैसे, संविदा करार के आधार पर दोस्तों किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे या संविदा पे राजपत्रित अधिकारी के पद पर लगा दिया जाए राज्य सरकार के, तो वो भी राजपत्रित अधिकारी कहलाएगा। तो अपन ने 7-10 पढ़ा, राजपत्रित अधिकारी आईएएस यानी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जिनका 1958 की अनुसूची 1 में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कौन सी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम 1958 की अनुसूची 1 में जिन पदों का वर्णन किया गया है वो सब राजपत्रित अधिकारी होंगे। राज्य सरकार किसी पद को राजपत्रित अधिकारी घोषित कर दे अधिसूचना जारी करके, या किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे राजपत्रित अधिकारी के ही पद पे लगा दिया जाए, फर्स्ट ग्रेड में लगा दिया जाए, तो वो भी राजपत्रित अधिकारी होगा। दोस्तों जिसकी तनख्वाह में 1 शून्य बढ़ जाए तो वो राजपत्रित अधिकारी है। कितना, एक क्या बढ़ जाए, 0 बढ़ जाए, इस प्रकार से आपको इनको कुछ बना के याद कर सकते हैं। तो नियम संख्या 7, जिसके जिसके 7 से 10 नंबर आए एग्जाम में, जिसके 7 से 10 नंबर आए एग्जाम में, वो ए ग्रेड का कर्मचारी होगा और वो राजपत्रित अधिकारी होगा। तो राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा किस में दे रखी है, 7 से 10 नंबर लाने वाले को क्या बनाएंगे, राजपत्रित अधिकारी। तो राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा नियम संख्या 7-10 में दे रखी है। तो ये हो गया दोस्तों राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा। अब आप अगली परिभाषा अपन देखेंगे, नियम संख्या 7-10B, इसी के अंदर है दोस्तों ये 7 सब सेक्शन 10B ऐसे बोला जाता है इस नियम को। 7-10B अर्ध वेतन अवकाश, इसमें दोस्तों अर्ध वेतन अवकाश की परिभाषा दे रखी है। अर्ध वेतन अवकाश कौन सा होगा, तो दोस्तों प्रत्येक पूर्ण वर्ष में अर्जित अवकाश अर्ध वेतन अवकाश कहलाते हैं। प्रत्येक पूर्ण वर्ष में अर्जित अवकाश अर्ध वेतन अवकाश कहलाते हैं। दोस्तों प्रत्येक जो राजकीय कर्मचारी होता है उसको 15 अर्ध वेतन अवकाश मिलते हैं। किसको, मैं विशेष करिए अपन सेवा नियमों में किस कर्मचारी को कितने कौन से अवकाश मिलते हैं वो तो आगे देखेंगे, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रत्येक कर्मचारी को अर्ध वेतन अवकाश मिलते हैं कि जब पूर्ण वेतन अवकाश समाप्त हो जाते हैं, कर्मचारी को 15 दिन के पूर्ण वेतन अवकाश मिलते हैं। ये सामान्यतः बातें कर रहा हूं मैं, आगे अपवाद और किस कर्मचारी को कितना कौन सा वेतन अवकाश मिलेंगे ये तो अब अपन भविष्य में देखेंगे आगे सेवा नियमों में। तो दोस्तों सबसे पहले तो अर्ध वेतन अवकाश कौन सा माना जाता है, प्रत्येक कर्मचारी को पूर्ण वेतन अवकाश, यानी कि जिस में अवकाश के दिन कर्मचारी को पूरा वेतन दिया जाता है वो पूर्ण वेतन अवकाश। अर्ध वेतन अवकाश, कर्मचारी अगर छुट्टी पर जाता है तो उसको आधा वेतन दिया जाता है तो अर्ध वेतन अवकाश होता है। तो एक पूर्ण वर्ष में 15 अगर अर्ध वेतन अवकाश दिए गए हैं उसको, तो वो दोस्तों जुड़ते हुए चले जाते हैं। एक वर्ष दूसरे वर्ष के अगर वो अवकाश पर नहीं जाता है तो वो जुड़ते हुए चले गए, तो अर्जित प्रत्येक पूर्ण वर्ष में अर्जित अवकाश, मान लीजिए एक वर्ष में वो 7 दिन अवकाश पे चला गया और 7 दिन उसके अर्ध वेतन अवकाश बचे हुए, तो अर्जित अवकाश कितने हुए, 7 दिन हुए। तो अर्ध वेतन अवकाश की अपन ने परिभाषा पढ़ी, प्रत्येक पूर्ण वर्ष में अर्जित अवकाश। अब बकाया अर्ध वेतन अवकाश कौन से होंगे, तो पूर्ण अर्जित अवकाश हो गए 15 दिन। बकाया अवकाश कौन से होंगे, जो उसने 15 दिन उपयोग कर लिया,
इसी के अंदर दूसरी परिभाषा देख रखी है बकाया अर्धवेतन अवकाश की। तो बकाया अर्धवेतन अवकाश दोस्तों अर्जित अवकाश तो जो उसने पूर्ण वर्ष में अर्जित किए, यानी मान लीजिए 15 इस वर्ष में है उसको पूरे अवकाश मिले, तो ये तो हो गया अर्जित अवकाश हो गए उसके। लेकिन उसमें से उसको 7 का उपयोग कर लिया तो 7 घटा देंगे तो उसके वो बकाया वेतन अर्धवेतन अवकाश कितने बचे, 7 बचे। तो ये इस प्रकार से अब बकाया अर्धवेतन अवकाश हो गया। घटाने के बाद पूर्ण वर्ष में अर्जित अवकाशों में से अर्धवेतन अवकाश लिए गए अर्धवेतन अवकाश को घटा देंगे तो बकाया अर्धवेतन अवकाश बच जाएगा। ये नियम संख्या 710 बी हो गया। अब दोस्तों अपना अगला नियम देखेंगे, नियम संख्या 711। ये किसके संबंध में है दोस्तों, ये विभागाध्यक्ष के संबंध में है। ये विभागाध्यक्ष के संबंध में है। तो विभागाध्यक्ष की परिभाषा किस में दी गई है, तो दोस्तों विभाग का अध्यक्ष कौन बनेगा, जो व्यक्ति कौन बनेगा, विभागाध्यक्ष कौन बनेगा, जो व्यक्ति इन नियमों के तहत इन नियमों के उद्देश्य से दोस्तों इन नियमों के परिशिष्ट दोस्तों परिशिष्ट 14 के अंतर्गत इन नियमों के उद्देश्य के लिए परिशिष्ट 14 में जिस व्यक्ति को वर्णित किया गया है, जिस व्यक्ति को परिशिष्ट 14 में इन नियमों के तहत विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है, तो वो दोस्तों वो व्यक्ति विभागाध्यक्ष कहलाएगा। यानी कि परिशिष्ट 14 में विभागाध्यक्षों की क्या दे रखी है, सूची दे रखी है कि कौन व्यक्ति राजस्थान सेवा नियमों के लिए विभागाध्यक्ष कहलाएगा। तो नियम 712 देखेंगे। इससे अगला सार्वजनिक अवकाश। दोस्तों सार्वजनिक अवकाश दोस्तों कर्मचारी कोई भी होगा उसको सार्वजनिक अवकाश कब कब माना जाएगा किसी भी राज्य कर्मचारी के लिए, नेगोशिएबल एक्ट। दोस्तों ये नेगोशिएबल एक्ट एक भारत सरकार का कानून है। तो इसके तहत तो राजकीय अवकाश कब कब होगा, राजकीय अवकाश नेगोशिएबल एक्ट के तहत अगर कोई घोषित कर रखे जो अवकाश, ये भारत सरकार का एक कानून है नेगोशिएबल एक्ट, इसके तहत कोई घोषित अवकाश वो सार्वजनिक अवकाश कहलाएगा। दूसरा राजकीय दोस्तों राजकीय अधिसूचना द्वारा घोषित, दोस्तों राजकीय अधिसूचना द्वारा घोषित अवकाश यानी कि सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके किसी दिन को अवकाश के रूप में घोषित कर दिया जाए तो वो राजकीय अवकाश कहलाता है। तो जिस प्रकार से दीपावली पर राजकीय अवकाश की घोषणा अधिसूचना जारी कर रखी है, विभिन्न त्योहारों पे कर रखी है, रामदेव जी के मेले पर राजस्थान में छुट्टी होती है तो राजकीय अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार ने उसका अवकाश घोषित कर रखा है। तो राजकीय अवकाश कौन कौन से होंगे, नेगोशिएबल एक्ट के तहत अगर कोई होंगे, जिन जिन दिनों को अवकाश घोषित कर रखा है वो सारे राजकीय अवकाश होंगे। दूसरा राजकीय अधिसूचना द्वारा घोषित अवकाश वो भी राजकीय अवकाश कहलाएगा। तो नियम 712 देखा। अब अपने नियम संख्या सब सेक्शन 13 देखेंगे नियम का। तो दोस्तों अपन ने आज क्लास लंबी इसलिए की है कि अपन कल क्लास नहीं ले पाए थे, तो कुछ दोस्तों को हो सकता है नाराजगी हो जाए, तो मैं उस नाराजगी से बचने के लिए आज आपके लिए थोड़ी बड़ी क्लास लेके आया हूं। अब तो थोड़ी बची है दोस्तों। मानदेय दोस्तों मानदेय के संबंध में क्या है,
मानदेय क्या होता है दोस्तों? ये मानदेय है सामयिक कार्य। किसी समय विशेष पर कोई कार्य करवाती है राज्य सरकार या भारत सरकार है, यानी कि कभी 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 कि कभी कर्मचारी से कोई जो उसका दैनिक कार्य है, जैसे शिक्षक का कार्य पढ़ाना है, डॉक्टर का कार्य क्या है, डॉक्टर का कार्य है पेशेंट देखना, चिकित्सा सेवा करना कार्य है। इसी प्रकार से पुलिस विभाग के अधिकारियों का कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखने का है। उस कार्य के अलावा अगर उससे अन्य कोई कार्य कभी कभी करवाया जाता है, सामयिक कार्य कभी कभी करवाया जाता है, और उसको उसको क्या किया जाता है, भारत सरकार की या राज्य सरकार की संचित निधि से क्या दिया जाता है, वेतन। संचित निधि से वेतन नहीं दोस्तों, वेतन तो अपनी तनख्वाह हो गई, वेतन नहीं है दोस्तों, ये वेतन अलग है, मानदेय अलग होता है दोस्तों। संचित निधि से भुगतान दोस्तों किया जाता है तो वो मानदेय कहलाता है। आप दोस्तों मानदेय की परिभाषा को समझिएगा, नियम संख्या 713 में मानदेय की परिभाषा दे रखी है। ये सामयिक कार्य कभी कभी राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई कार्य करवाती है, उसके लिए भारत या राज्य की संचित निधि से उसको भुगतान किया जाता है कर्मचारी को, तो मानदेय कहलाता है। अब संचित निधि से तो भुगतान वेतन का भी होता है आप ये कहोगे, लेकिन दोस्तों वेतन का रेगुलर भुगतान होता है, इनका कभी कभी या सामयिक कार्य के लिए आवर्तक या अनावर्तक रूप से भुगतान किया जाता है। तो ये मानदेय होता है, ये आपने कभी सुना होगा, बीएलओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है दोस्तों बीएलओ। इसको क्या काम होता है, चुनाव से संबंधित चुनाव से संबंधित कार्य होता है बीएलओ का दोस्तों। ये किसी शिक्षक को लगाया जाता है। बीएलओ के कार्य में कौन लगता है, शिक्षक लगता है, चुनाव से संबंधित कार्य करता है। इसके लिए इसको दोस्तों 500 रुपए प्रति माह, भारत सरकार इसको 500 रुपए प्रति माह मानदेय के रूप में देती है दोस्तों। बीएलओ को आपके गांव में आपके शहर में आसपास कोई बीएलओ होगा, आपको पता भी होगा, जिसके पास आप अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जाते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जिसको कहते हैं। शिक्षक को यह अतिरिक्त कार्य दिया जाता है, और ये कार्य सामयिक कभी कभी होता है, यानी चुनाव के समय होता है, तो उस कार्य के लिए उसको 500 रुपए प्रति माह का अतिरिक्त दिया जाता है। भारत सरकार के द्वारा उसको भुगतान किया जाता है राज्य सरकार को, राज्य सरकार उसका भुगतान कर्मचारी को करती है। तो दोस्तों ये जब भुगतान होता है बीएलओ को, तो ये मानदेय की श्रेणी में आता है, यानी कि उसकी तनख्वाह और वेतन भत्ते के अलावा अगर सरकार को किसी अतिरिक्त सेवा प्राप्त की है उस कर्मचारी से, उसके लिए जो दिया जाता है वो मानदेय होता है। अब अपन ने पढ़ा, अब अपन दो दो नियम और देखेंगे। अब दोस्तों ये नियम जो अपन ने देखे, उसके बाद अपना पदभार ग्रहण काल का देखेंगे अगला। पदभार ग्रहण काल का अगला नियम देखेंगे। तो दोस्तों पदभार ग्रहण काल कब होता है, समय कब होता है, इसकी परिभाषा दे रखी है। स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कर्मचारी का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। तो वैसे ही अपन ये पॉइंट जो कर्तव्य वाला पॉइंट था उसमें भी पदभार ग्रहण काल अपन समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कर्मचारी का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया, तो उसको पदभार दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए समय दिया जाता है, पदभार ग्रहण काल कहलाता है वो समय। तो ये परिभाषा दे रखी है इसकी। अब अगला आज की क्लास का अपन आखिरी नियम देखेंगे, नियम 7-5। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें अवकाश दे रखा, कितने प्रकार का कर्मचारी को अवकाश मिलता है, तो निम्न प्रकार का अवकाश मिलता है। अब अपन एक एक देखेंगे।
उपार्जित अवकाश होता है कर्मचारियों के मामले में दोस्तों। अवकाश में कौन कौन से अवकाश शामिल होते हैं ये देख रहे हैं अपन अब दोस्तों। पहला होता है उपार्जित अवकाश। दोस्तों ये एक एक मैं लिख के बताऊं, इससे अच्छा है अपन फेयर स्लाइड में ही समझ लेते हैं ये नियम को। तो दोस्तों एक एक करके आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर ये नियम समझा दूंगा, जहाँ पे आएगा वहीं पे। पेज नंबर 1 का आप स्क्रीनशॉट ले लें, 2 नंबर पेज, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। अब दोस्तों 11 नंबर पेज पे जो अपना ये आया है अवकाश, ये अपनी परिभाषा समझना रह रहा है। यहाँ आपको बता देता हूँ अवकाश में क्या क्या शामिल है, कौन कौन से अवकाश मिलते हैं राजकीय कर्मचारी को। तो दोस्तों उपार्जित अवकाश मिलते हैं, अर्धवेतन अवकाश, रूपांतरित अवकाश, ये लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन कितने प्रकार के किस प्रकार के अवकाश मिलते हैं। उपार्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, रूपांतरित अवकाश, विशेष योग्यता, अयोग्यता अवकाश, अध्ययन के लिए भी अवकाश मिलता है, प्रसूति अवकाश दोस्तों महिलाओं को मिलता है बच्चा पैदा होने पर, पितृत्व अवकाश किसी के पिता बनने पर प्राप्त होता है, अस्पताल अवकाश मिलता है, अस्पताल के लिए विशेष चिकित्सा के लिए अवकाश, साधारण अवकाश मिलता है, अदेय अवकाश, अवैतनिक अवकाश जिसको बोलते हैं अदेय अवकाश सम्मिलित होते हैं, आकस्मिक अवकाश अवकाश की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता है। दोस्तों ये लिस्ट दे रखी है, इन अवकाशों के बारे में अपन आगे नियमों में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा अवकाश कैसे मिलता है, कितने दिन का मिलता है कर्मचारी को, ये सब। तो दोस्तों अपन एक पेज नंबर आपने 12 तक के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अब अपन अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। आज मैंने आपको कहा था कि आज अपन बड़ी क्लास करके कल वाली क्लास की भरपाई करेंगे। तो दोस्तों लगभग अपनी 1 घंटे की क्लास हो गई, कल की क्लास की अपन ने भरपाई कर ली। अब अगली क्लास में कल सुबह आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। टेंशन फ्री रहें, आप ये इतना मेरे पे विश्वास रख के, मैं समय पे क्लास चाहे न लेके आता हूँ, लेकिन दोस्तों आप डेली शाम को खोल के एक बार देख लिया करो कि क्लास आई है या नहीं आई है यूट्यूब को। उसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिन भर अपनी पढ़ाई करो, दूसरे सब्जेक्ट्स तैयार करो और रात को शाम को खोल के एक बार देख लिया करो। अगर अपनी क्लास किसी भी समय आई हो तो आप वो क्लास देख लें। तो दोस्तों ये अपन ने पढ़ा, टेंशन फ्री रहे, सामान्य वित्तीय लेखा नियम जिस प्रकार से एक एक नियम कंप्लीट कराया, राजस्थान सेवा नियम कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद जून महीने में जुलाई में अपन राजस्थान सेवा नियम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगस्त के अंतर्गत, अगस्त के 20 दिन में, अधिकतम 20 दिन में दोस्तों मैं आपके लिए व्यवसाय बिजनेस मैनेजमेंट कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों और शॉर्ट में करेंगे अपन, लेकिन फिर भी आपको उसमें से भी आप जब तक आप किसी अन्य बुक से जिससे भी आप पढ़ रहे हैं तो तब तक उससे आप अपना व्यवसाय संबंधित बिजनेस वाला जो अपना पोर्शन है 25 क्वेश्चन का, वो तब तक वो किसी बुक से पढ़ रहे हैं उससे पढ़ते रहें। मैं आपको फिर शॉर्ट में करवा दूंगा ताकि एग्जाम के समय आपको काम में भी आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। और राजस्थान सेवा नियम जैसे ही अपना कंप्लीट होगा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।